गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमें लेना था डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया, है ना। अभी तक हमने जो है टेडपोल लार्वा तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद उसके आगे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है ये हमको देखना है। हर्डमानिया का जो लार्वा होता है इसका डेवलपमेंट दो मेथड से होता है ना, जिसमें दो प्रकार की मेटामॉर्फोसिस होती हैं टेडपोल लार्वा के डेवलपमेंट में। एक तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरा है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो अब इसमें क्या होता है ये हम देखते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यह वह विधि है जिसमें अत्यधिक विकसित लार्वा, मतलब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो लार्वा है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है ना। जो टेडपोल लार्वा बना था वो कंप्लीट बन चुका था, है ना। तो उसके बाद में लार्वा क्या होता है, आगे जाके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो लार्वा का मेच्योर लार्वा यानी कंप्लीट पूरा हाईली लार्वा का डेवलपमेंट होने के बाद, लार्वा कंप्लीट बन जाने के बाद जब वो कम विकसित या फिर कम या अल्प विकसित, है ना, एडल्ट में चेंज होता है, तो उसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी लार्वल स्टेज तो कंप्लीट पूरी बन जाती है, उसमें तो बिल्कुल ये जो है कंप्लीट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। लेकिन जब एडल्ट में चेंज होता है तो एडल्ट के जो है कम उसमें लक्षण आते हैं, लार्वल स्टेज जो है अधिक रहती है और कम जो है वो एडल्ट में चेंज होता है। तो इस विधि को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये वह विधि है जिसमें अत्यधिक विकसित, है ना, हाईली ऑर्गेनाइज्ड लार्वा कम या अल्प विकसित प्रौढ़ में या एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा का प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाना, क्योंकि हर्डमानिया के लार्वा में कॉर्डेटा के 3 मेन जो कैरेक्टर हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, है ना, नर्व कॉर्ड का पाया जाना, नोटोकॉर्ड का पाया जाना। और इसमें क्या होता है, कॉर्डेट में गिल स्लिट्स पाई जाती है। इसमें गिल स्लिट्स के स्थान पे क्या पाए जाते हैं, इसमें जो है गिल स्लिट्स की जगह स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। तो फेरिंग्स में स्टिग्मेटा का पाया जाना, ये जो है इसके क्या हैं, कॉर्डेट के लक्षणों से समानता रखते हैं। इनमें से प्रथम 2 लक्षण जो हैं वो पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, लेकिन फेरिंग्स में स्टिग्मेटा का पाया जाना, मतलब गिल स्लिट्स की जगह स्टिग्मेटा का पाया जाना, इससे क्या होता है, इससे इनमें सीलियरी फीडिंग के लिए ये जो है सेकेंडरी अनुकूलन का काम करते हैं। जो इसमें स्टिग्मेटा पाए जाते हैं फेरिंग्स में, वो क्या करते हैं, इसको सीलियरी फीडिंग के लिए मदद करते हैं। अतः टेडपोल का पूर्ण हर्डमानिया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का उदाहरण है। यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है और उसमें आपको नाम दे दिए जाए, तो आपका जो नाम आएगा वो आएगा हर्डमानिया का, ठीक है। अब इनके कुछ जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस मेटामॉर्फोसिस के दौरान एडेसिव पेपिला की मदद से सबस्ट्रेटम पर चिपके हुए परिवर्तन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में ये जो है ये हैं इसकी एडेसिव पेपिले, ठीक है, जो हमने देखी थी वहाँ पर। इससे पहले जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था, इस तरह से बनी हुई थी, है ना। इस तरह से बनी हुई थी। और ये इसका काम क्या होता है, ये एनिमल को जो है किसी स्थान पर चिपका देने का काम करती है। तो यहाँ हम जब देख रहे हैं डायग्राम में, तो ये कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पे एडेसिव पेपिली, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इसके मदद से कहाँ पर, सबस्ट्रेटम पर चिपक जाती हैं। फिर दूसरा इसमें टेल फिन लुप्त हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा इसका पूरा टेल रीजन,
ये वाला, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या है, ये टेल फिन जो है ये डीजनरेट हो जाता है या लुप्त हो जाता है, ये वाला भाग, ठीक है। आगे जब हम इसका डेवलपमेंट देखेंगे तो इसमें ये वाला भाग जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, ये वाला, ठीक है, टेल रीजन इसका। फिर पूंछ का भाग टूटकर जल में गिर जाना, जो इसका ये वाला भाग है ना, ये जो हम देख रहे हैं, ये भाग क्या होता है, टूट करके जल में गिर जाता है। और कुछ भाग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जो बाद में इसी की बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब इसके जो भाग टूट जाते हैं वो उनको क्या होता है, बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड, पूंछ की पेशियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। कौन कौन सी, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, है ना, और इसकी जो टेल रीजन की ये जो मसल्स होंगी, है ना, इस रीजन की, ये क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। यानी यहाँ से जो है काम बदलना शुरू हो जाता है। ये नोटोकॉर्ड गया, ये जो अंदर हम देख रहे थे ये क्या थी, ये नोटोकॉर्ड है ना, ये वाला भाग। ये नोटोकॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड और ये है ये पूरा टेल रीजन, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और जो है मतलब विलुप्त होने लगते हैं ना, ये सारे हटने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इसके बाद में फेगोसाइटिक सेल्स के द्वारा इनका भक्षण कर लिया जाता है। जो फेगोसाइट सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो इनका भक्षण कर लेती हैं। अब फेगोसाइट सेल क्या होती हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि इनको अंदर ही जो इनके पार्टिकल होते हैं उनको बड़ा होकर, जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसको बड़ा करके इनके अणुओं को, जो भी इनके भाग होते हैं उनको अपने अंदर जो है कंज्यूम कर लेती हैं या उनको ग्रहण कर लेती हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, फेगोसाइट सेल कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फैलाकर उसमें जो जितने भी कण आते हैं, है ना, अब जैसे इसके भाग जो टूटे हैं तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, तो वो उनको क्या करती हैं, उनको अवशोषित कर लेती हैं और बॉडी में ही यूज़ कर लेती हैं। इस तरह की जो सेल्स होती हैं उनको फेगोसाइट सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी संरचनाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, मतलब नष्ट भी हो गई हैं और बॉडी में अवशोषित भी कर ली गई हैं, ठीक है। इसके बाद आई स्पॉट, स्टेटोसिस्ट, सेंसरी वेसिकल आदि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कौन कौन से भाग बता रहे हैं। ये आई स्पॉट, स्टेटोसिस्ट, है ना, और सेंसरी वेसिकल, ये सारी, ये देखिए यहाँ पर जो थे, ये रहा इसका सेंसरी वेसिकल, ये ऑटोसिस्ट, ठीक है, और स्टेटोसिस्ट, इसमें नहीं शो किया गया है ना। तो सेंसरी वेसिकल, ऑटोसिस्ट, ये सारे भाग क्या होते हैं, ये सारे भाग जो हैं इसके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर एडेसिव पेपिला धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होकर लुप्त हो जाती है। अब कौन सा भाग आ गया, ये वाला एडेसिव पेपिला वाला भाग, है ना, ये जिससे ये चिपका हुआ होता है। तो ये भी क्या हुआ, ये धीरे धीरे शरीर में अवशोषित हो जाता है, मतलब अंदर की ओर ही इसको अवशोषित कर लेते हैं और ये भाग भी जो है पूरा वो लुप्त हो जाता है। फिर जिस बिंदु पर लार्वा सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है, कहाँ पर, सबस्ट्रेटम से, मतलब कहाँ चिपकेगा, एडेसिव भाग ये है तो यहाँ पर चिपकेगा सबस्ट्रेटम से, है ना, चिपका रहता है, उन पर बड़ी तेज़ी से वृद्धि होती है तथा संपूर्ण लार्वा 180 डिग्री घूम जाता है। अब क्या होगा कि इसमें जब सबस्ट्रेटम पर जहाँ से ये चिपकता है उस जगह पर बड़ी तेज़ी से क्या होगा, ग्रोथ होगी और ये क्या होगा, 180 डिग्री पर जो लार्वा है ना, जो मतलब लंबाई में जो हमको लार्वा दिख रहा है इस तरह से, वो क्या होगा, 180 डिग्री पर घूम जाएगा और इस प्रकार इसका मुंह एवं एट्रियल पोर शरीर के स्वतंत्र सिरे पर आ जाते हैं। उस समय क्या होगा, जो इसका एट्रियल पोर है, ये वाला, कौन सा वाला, ये रहा, है ना, एट्रियल पोर, इसको और क्या कहते हैं, इसका माउथ भी कहते हैं। एट्रियल पोर जो है कहाँ आ जाएगा, मुंह, मतलब माउथ, और एट्रियल पोर
जो है इसके शरीर के स्वतंत्र शरीर पर आ जाते हैं। और यह छिद्र जो है, ये जो पोर है, ये क्या होता है, हर्डमानिया की एंटीरियर तथा डॉर्सल सतहों को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा ही जो है एंटीरियर और डॉर्सल जो है सरफेस मतलब शो की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब आगे है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत निम्न परिवर्तन आते हैं। पहला, एक्टोडर्मल एम्पुली का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्टोडर्मल एम्पुली। ये रहा इसका प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में किसका विकास, सबसे पहले एक्टोडर्मल एम्पुली कहाँ है, ये रहा। ठीक है, एक्टोडर्मल एम्पुली। जंतु के चारों कोनों पर एक्टोडर्मल एम्पुली विकसित हो जाते हैं। चारों कोनों पर मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। ये चारों कोनों पर क्या बन गई, एक्टोडर्मल एम्पुली जो है बन जाती है ये। ठीक, फिर फुट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फुट। फुट का भली भांति विकास हो जाता है, जिससे ये सबस्ट्रेटम से कसकर चिपका रहता है। इसके बाद क्या होता है, टेस्ट या ट्यूनिक का डेवलपमेंट। टेस्ट कहाँ है, ये रहा इसका, है ना, ये वाला भाग। जंतु चारों ओर से मोटे या टेस्ट ट्यूनिक से घिरा रहता है। ये जो चारों ओर इसमें ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ये स्किन जैसा जो पूरा बना हुआ है, ये टेस्ट है ना। ये जो पूरा है, ये सारा भाग, ये सारा भाग, ये टेस्ट है। ठीक है, फिर साइफनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइफन। ब्रेंकियल एवं एट्रियल छिद्रों के चारों ओर टेस्ट नलिकाकार होकर साइफन्स का निर्माण करते हैं। तो जिससे क्या बनते हैं, ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन का निर्माण हो जाता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट देखते हैं, क्या क्या इसमें होता है। मुंह के ऊपर का टेस्ट नष्ट हो जाता है। इसमें यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल को प्रेजेंट किया गया है, यहाँ हम देखेंगे। ये जो हम पूरा देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये जो है ये एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, यहाँ से ये पूरा ये जो भाग है, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्या है, मुंह के ऊपर का टेस्ट जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ का। फिर जिससे मुंह खुल जाता है, फेरिंग्स अत्यधिक वृद्धि करके फेरिंजियल सेक में परिवर्तित हो जाता है। फेरिंग्स वाला भाग कहाँ था, ये रहा इसका फेरिंग्स वाला भाग, है ना। ये वाला भाग क्या होता है, ये फूल करके क्या हो जाता है, वृद्धि करके एक फेरिंजियल सेक में चेंज हो जाता है और इसकी दोनों लेटरल दीवारों पर स्टिग्मेटा की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इंटेस्टाइन जो है वो यू के आकार की हो जाती है, जो इसकी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन देखिए यहाँ पर इसका शेप कैसा हो गया, यू शेप्ड, है ना। इस तरह से ये हम देख रहे हैं इसको, तो ये यू शेप्ड हो जाती है। हाथ का पिछला भाग रेक्टम में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो पीछे वाला भाग है ना, किस में चेंज हो जाएगा, ये रेक्टम में। रेक्टम वाला भाग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एनएस के पहले। रेक्टम में चेंज हो जाता है और वह मल द्वार के द्वारा एट्रियम कैविटी में खुल जाता है, मतलब एनएस के द्वारा। एनएस के साथ में ये कहाँ खुल रहा है, एट्रियम कैविटी में। यहाँ पर देखेंगे हम एट्रियम कैविटी, ये जो है, ये देखिए, इसको एट्रियोपोर या एट्रियल अपर्चर कहते हैं। एट्रियम कैविटी में खुल जाता है। सीलियरी फीडिंग प्रारंभ हो जाती है और क्या होता है, सीलिया के द्वारा इसमें सीलियरी मूवमेंट चालू हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होती है, सीलियरी फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सर्कुलेशन किस तरह से होता है। मीजोडर्मल कोशिकाओं से गोनाड्स
विकसित हो जाते हैं, यानी जनन अंग विकसित हो जाते हैं। किसके द्वारा? मीजोडर्मल सेल्स के द्वारा। फिर तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन कैसे होते हैं? न्यूरल ट्यूब से न्यूरल ग्लैंड बन जाती हैं। न्यूरल ग्लैंड किससे बनती है? न्यूरल ट्यूब से। लार्वा का विस्ट्रल गैंग्लियन रिड्यूस होकर न्यूरल ग्रंथि के ऊपर एक छोटा नर्व गैंग्लियन बनाता है। लार्वा का ट्रंक गैंग्लियन वयस्क में विस्ट्रल गैंग्लियन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण कायांतरण होने के बाद हार्डमानिया का स्वतंत्र विचरण करने वाला एवं सभी कॉर्डेट लक्षण युक्त टेडपोल लार्वा एक स्थानबद्ध एवं अल्प विकसित प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे शब्दों में एक फोटो पॉजिटिव और एक जियो नेगेटिव लार्वा एक फोटो नेगेटिव एवं जियो पॉजिटिव प्रौढ़ में बदल जाता है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और इम्पॉर्टेंस ऑफ एसिडियंस टेडपोल। इसमें क्या है? टैक्सोनोमिक महत्व। लार्वा में नर्व कॉर्ड तथा नोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं, जबकि प्रौढ़ में नहीं। हमने अभी देखा कि जब तक लार्वा स्टेज थी टेडपोल लार्वा में नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड दोनों ही प्रेजेंट थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब ये एडल्ट में चेंज होता है ना, तब क्या होता है? नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों ही क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं या अनुपस्थित हो जाती हैं। लार्वा के कई लक्षणों के कारण ही इस जंतु को फाइलम कॉर्डेटा के में रखा गया है। फाइलोजेनेटिक महत्व। जंतुओं के बढ़ते हुए वंशानुक्रम में ही एक ऐसा लार्वा है जिसमें सर्वप्रथम कॉर्डेटा के लक्षण पाए गए, अतः इसे पूर्वज नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? हर्डमानिया को नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल। हर्डमानिया एक स्थानबद्ध जंतु है। क्यों है स्थानबद्ध? क्योंकि इसमें जो एडेसिव पेपिली पाए जाते हैं, इसके द्वारा ये जो है किसी भी स्थान पर चिपक जाता है और इसकी बाकी बॉडी जो है वो मूव करती है, लेकिन ये एक जगह पर अपने चिपका रहता है और बाकी हिलता डुलता रहता है। इसका डिस्पर्सल स्वच्छंद घूमने वाले टेडपोल लार्वा के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज हर्डमानिया कंप्लीट। ठीक है, जिसमें हमने इसकी सारी स्टेजेस कंप्लीट कर ली हैं। इसके क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके ये जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारा होगा पीसेस। हमारी 3rd यूनिट जो है अब स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पीसेस। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।